वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में बाब पाकिस्तान का संग बुनियाद रख दिया। बाब पाकिस्तान की तामीर और वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबों के संग बुनियाद की तकरीब मुनक्किद हुई। वाल्टन रोड की तोसी और कुशादगी के मंसूबे का संग बुनियाद भी रख दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल की इस्तदा मंजूर कर ली गई। वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज के खिलाफ स्पेशल सेंट्रल अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। सुलेमान शहबाज ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। FIA ने गवाहों से मुतल्लिक नई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। एडवोकेट जनरल पंजाब समेत लॉ अफसरान को ओहदे से हटाने के मामले पर रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें इस्तेमाल के लिए मुकर्रर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लॉ बेंच 13 फरवरी को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस आबिद अदीज शेख, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अनवार हुसैन शामिल हैं। पंजाब में इंतखाबात की तारीख न देने के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इलेक्शन कराने का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इलेक्शन कराने का पाबंद है, इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने ओपन कोर्ट में मुख्तसर फैसला सुनाया। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि ऐसी अहमकाना पॉलिसियों पर जिद करके मुल्क की सालमियत को दांव पर लगाया जा रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में फवाद चौधरी ने लिखा कि मुल्क में इंतखाबात करवा कर हुकूमत मुंतखब लोगों को ट्रांसफर की जाए। मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना बंद होना चाहिए। बेड़ा गाजी खान में कार और ट्रैलर के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में कार में सवार 5 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा DG खान इंडस हाईवे पर पेश आया, जबकि हादसे में जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद एक ही खानदान से थे और उनका ताल्लुक दरी डोले से था। तुर्किया में ज़ल्ज़ले के बाद मुतासरा इलाकों में फंसे 15 पाकिस्तानी तलबा सुबह इस्तांबुल से लाहौर पहुंच गए। अंकरा में पाकिस्तानी सफारतखाने का कहना है कि वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर 15 तालिब इल्मों को भिजवाने के इंतज़ाम किए गए थे। तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़ल्ज़ले से मौत की तादाद 23,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पीर को आने वाले 7.8 शिद्दत के ज़ल्ज़ले के बाद 7.6 शिद्दत का एक और ज़ल्ज़ला आया, जिसने मजीद तबाही फैलाई। तुर्क वज़ीर सेहत के मुताबिक ज़ल्ज़ले से तुर्किया में 20,213 अफराद हलाक हुए, जबकि 80,000 से ज़ायद जख्मी हैं। शाम में ज़ल्ज़ले से हलाकतों की तादाद 3,384 हो गई। मारूफ शायर, दानिश्वर और ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद को लाहौर के मियां निसाब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अमजद इस्लाम अमजद की नमाज जनाजा डिफेंस फेज 1 की जामे मस्जिद में अदा की गई, जिसमें मरहूम के अजीज व अकारब, अदबी हलकों की शख्सियात और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और कौमी इदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,784 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 30 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.63% रही। कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 8 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का आगाज करें और आपको सबसे पहले बताएं कि वजीर आजम या शहबाज शरीफ ने लाहौर में बाब पाकिस्तान का संग बुनियाद रख दिया है। बाब पाकिस्तान का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बाब पाकिस्तान का तारीखी मकाम अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। 25 साल में यहां का मेरा 8वां या 10वां दौरा है। नवाज शरीफ ने 1991 में मंसूबे का संग बुनियाद रखा था। फिर 2008 में दोबारा अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो मैं ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ और दूसरे साथियों के साथ यहाँ पर हाजिर हुआ। और ये सुनने वाली बात है, 2008 में मरहूम जनरल मुशर्रफ के दौर में पंजाब हुकूमत ने ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया। तकरीबन 2-2.5 अरब रुपए उसका तखमीना था। और उन्होंने जनरल मुशर्रफ की ख्वाहिश पर ये पंजाब हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया। जब यहां पर हम आए 2008 में तो यहां पे ये लोहा और सीमेंट का एक जगह बनी। अभी तक खंडरात उस वक्त भी थे और आज भी खंडरात हैं। आप जरूर सवाल करेंगे कि भाई शहबाज शरीफ पर आप कहां थे। मैं आपको बताता हूं जरा आज इसकी ये बड़ी तकलीफ दे और दुख भरी कहानी है कि इस मकाम को हमने पूरी दुनिया के लिए एक तारीखी मकाम बनाना था। और यहां पर न सिर्फ पाकिस्तान के चारों कोनों से यहां पर बच्चे स्टूडेंट्स आते और पाकिस्तान की तारीख से आगाह होते, यहां पर आके तस्वीरी वो जिस तरह खबरनामा होता है उस तरह यहाँ पर लाइब्रेरी, यहाँ पर तमाम चीजें तस्वीरें लगी होती, मॉन्यूमेंट होता, उसके ऊपर मुख्तलिफ वहां पर हर चीज लिखी होती। दुनिया से यहां पर जो लोग आते वहां पर आते। आज जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा कि 110 करोड़ रुपए इस गरीब मुल्क के दफन हो चुके हैं और वो खंडरात वहीं के वहीं हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये सुनने वाली बात है। मैं 1-1.5 मिनट में दरिया को कूजे में बंद करूंगा। जब मैं 2008 में यहां पर आया तो मैंने वहां पर प्रेजेंटेशन ली, तो मुझे प्रेजेंटेशन जो कंसल्टेंट्स थे और दूसरे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने बताया कि 90 करोड़। पंजाब में इंतखाबात की तारीख न देने के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इलेक्शन कराने का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इलेक्शन कराने का पाबंद है। इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने ओपन कोर्ट में मुख्तसर फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक दायर दरखास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसला 16 सफात पर मुश्तमिल है। जस्टिस जवाद हसन ने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद फौरी तारीख का ऐलान करे। आपको एक बार फिर बताएं कि पंजाब में इंतखाबात की तारीख न देने के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इलेक्शन कराने का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इलेक्शन कराने का पाबंद है। इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने ओपन कोर्ट में मुख्तसर फैसला सुनाया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। फैसला 16 सफात पर मुश्तमिल है। जस्टिस जवाद हसन ने फैसले में कहा है कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद फौरी तारीख का ऐलान करे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल की इस्तदा मंजूर कर ली गई। वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज के खिलाफ स्पेशल सेंट्रल अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। सुलेमान शहबाज ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। FIR ने लोगों से
गवाहों से मुतल्लिक नई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। सुलेमान शहबाज के वकील ने बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल देने की मोहलत मांग ली, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज के खिलाफ स्पेशल सेंटर अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है। सुलेमान शहबाज ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। FIA ने गवाहों से मुतल्लिक नई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। सुलेमान शहबाज के वकील ने बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल देने की मोहलत मांग ली, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी है। एडवोकेट जनरल पंजाब समेत लॉ अफसरान को ओहदे से हटाने के मामले पर रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 13 फरवरी को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अनवार हुसैन शामिल हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि एडवोकेट जनरल पंजाब समेत लॉ अफसरान को ओहदे से हटाने के मामले पर रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 13 फरवरी को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अनवार हुसैन शामिल हैं। शेख रशीद को अडियाला जेल हुकाम की जानिब से रिटर्निंग अफसर के सामने पेशी की इजाजत नहीं मिली। उन्हें NA 62 के ज़िमनी इंतखाबात में कागजाती नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए RO ने तलब किया था। जेल जराये के मुताबिक RO NA 62 की जानिब से शेख रशीद को पेश करने की हिदायत थी, ताहम इसमें वाज़े डायरेक्शन नहीं थी। RO NA 62 नौशीन इसरार ने गुज़िश्ता रोज अडियाला हुकाम को खत लिखा था। दूसरी जानिब शेख रशीद के मुकर्रर नुमाइंदे शेख राशिद की मौजूदगी में RO ने शेख रशीद के कागजाती नामजदगी दुरुस्त करार दे दी हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि शेख रशीद को अडियाला जेल हुक्काम की जानिब से RO के सामने पेशी की इजाजत नहीं मिली। उन्हें NA 62 के ज़िमनी इंतखाबात में कागजाती नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए RO ने तलब किया था। जेल जराये के मुताबिक RO NA 62 की जानिब से शेख रशीद को पेश करने की हिदायत थी, ताहम इसमें वाज़े डायरेक्शन नहीं थी। RO NA 62 नौशीन इसरार ने गुज़िश्ता रोज अडियाला हुक्काम को खत लिखा था। दूसरी जानिब शेख रशीद के मुकर्रर नुमाइंदे शेख राशिद की मौजूदगी में RO ने शेख रशीद के कागजाती नामजदगी दुरुस्त करार दिए हैं। तुर्किया और शाम में तबाहकुन ज़ल्ज़ले से अमवात की तादाद 23,000 से तजावुज़ कर गई है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पीर को आने वाले 7.8 शिद्दत के ज़ल्ज़ले के बाद 7.6 शिद्दत का एक और ज़ल्ज़ला आया, जिसने मजीद तबाही फैलाई। ज़ल्ज़ले के झटके कब्रस, यूनान, शाम, उर्दन, लिबनान और फलस्तीन में भी महसूस किए गए, जबकि क़यामत ख़ेज़ तबाही के बाद 300 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। तुर्क वज़ीर सेहत के मुताबिक ज़ल्ज़ले से तुर्किया में 20,213 अफराद हलाक हुए, जबकि 80,000 से ज़ायद ज़ख्मी है। शाम में ज़ल्ज़ले से हलाकतों की तादाद 3,384 हो गई है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि तुर्किया और शाम में तबाहकुन ज़ल्ज़ले से अमवात की तादाद 23,000 से तजावुज़ कर चुकी है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पीर को आने वाले 7.8 शिद्दत के ज़ल्ज़ले के बाद 7.6 शिद्दत का एक और ज़ल्ज़ला आया, जिसने मजीद तबाही फैलाई। ज़ल्ज़ले के झटके कब्रस, यूनान, शाम, उर्दन, लिबनान और फलस्तीन में भी महसूस किए गए, जबकि क़यामत ख़ेज़ तबाही के बाद 300 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। तुर्क वज़ीर सेहत के मुताबिक ज़ल्ज़ले से तुर्किया में 20,213 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 80,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। शाम में ज़ल्ज़ले से हलाकतों की तादाद 3,384 हो चुकी है। तुर्किया ज़ल्ज़ले में फंसे 15 पाकिस्तानी तलबा वतन वापस पहुंच गए। तलबा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज 708 के जरिए इस्तांबुल से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाहौर पहुंचे। तुर्किया में पाकिस्तानी सफारतखाने के खुसूसी काविशों से तलबा बहिफाजत पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं। वापस आने वाले तमाम तलबा को उनके आबाई इलाकों की तरफ रवाना कर दिया गया है। तुर्किया में मौजूद 15 पाकिस्तानी तलबा ज़ल्ज़ले से मुतासिरा इलाकों में फंस गए थे, जिनकी वतन वापसी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने खुसूसी हिदायत जारी की थी। तुर्किया ज़ल्ज़ले में फंसे 15 पाकिस्तानी तलबा वतन वापस पहुंच चुके हैं। तलबा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज 708 के जरिए इस्तांबुल से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुंचे। तुर्किया में पाकिस्तानी सफारतखाने की खुसूसी काविशों से तलबा बहिफाजत पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं।
واپس آنے والے تمام طلبہ کو ان کے آبائی علاقوں کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ ترکیہ میں موجود 15 پاکستان طلبہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے ہوئے تھے، جن کی وطن واپسی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے خصوصی ہدایات جاری کی تھیں۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ ایسی احمقانہ پالیسیوں پر ضد کر کے ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں فواد چودھری نے لکھا کہ ملک میں انتخابات کروا کر حکومت منتخب لوگوں کو ٹرانسفر کی جائے، ملک کے مستقبل سے کھیلنا بند ہونا چاہیے۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پی ڈی ایم حکومت کو دوام دینے کے لیے معاشی ایمرجنسی لگانے کی گفتگو ہو رہی ہے، اس کے شدید سیکیورٹی اثرات مرتب ہوں گے، ہمارا ایٹمی پروگرام دشمنوں کے پروپیگنڈے کا مرکز ہوگا اور ہماری آزادی محض رسمی ہوگی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ ایسی احمقانہ پالیسیوں پر ضد کر کے ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں فواد چودھری نے لکھا کہ ملک میں انتخابات کروا کر حکومت منتخب لوگوں کو ٹرانسفر کی جائے، ملک کے مستقبل سے کھیلنا بند ہونا چاہیے۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پی ڈی ایم حکومت کو دوام دینے کے لیے معاشی ایمرجنسی لگانے کی گفتگو ہو رہی ہے، اس کے شدید سیکیورٹی اثرات مرتب ہوں گے، ہمارا ایٹمی پروگرام دشمنوں کے پروپیگنڈے کا مرکز ہوگا اور ہماری آزادی محض رسمی ہوگی۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا کہ جس معاہدے پر ہم عمل کر رہے ہیں وہ معاہدہ عمران خان نے اپریل 2019 میں کیا تھا۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا اصرار ہے کہ 2019 کے معاہدے پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ فروری 2022 کے معاہدے کے بعد عمران خان نے چتھڑے اڑا دیے۔ فروری 2022 میں ہی عمران خان نے 2 بڑی سبسڈیز دیں۔ سابق وزیر خزانہ اور ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا کہ ہمارے پاس اب گھنٹوں اور دنوں کا وقت رہ گیا ہے، فوری طور پر آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ جس معاہدے پر ہم عمل کر رہے ہیں وہ معاہدہ عمران خان نے اپریل 2019 میں کیا تھا۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا اصرار ہے کہ 2019 کے معاہدے پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ فروری 2022 کے معاہدے کے بھی عمران خان نے چتھڑے اڑا دیے۔ فروری 2022 میں ہی عمران خان نے 2 بڑی سبسڈیز دیں۔ سابق وزیر خزانہ اور ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا کہ ہمارے پاس اب گھنٹوں اور دنوں کا وقت رہ گیا ہے، فوری طور پر آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ معروف شاعر، دانشور اور ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد کو لاہور کے بیانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ امجد اسلام امجد کی نماز جنازہ ڈیفنس فیز 1 کی جامع مسجد میں ادا کی گئی، جس میں مرحوم کے عزیز و اقارب، ادبی حلقوں کی شخصیات اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد امجد اسلام امجد کا جسد خاکی تدفین کے لیے میانی صاحب لایا گیا۔ تدفین کے وقت بھی امجد اسلام امجد کے چاہنے والے بڑی تعداد میں موجود تھے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ معروف شاعر، دانشور اور ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد کو لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ امجد اسلام امجد کی نماز جنازہ ڈیفنس فیز 1 کی جامع مسجد میں ادا کی گئی، جس میں مرحوم کے عزیز و اقارب، ادبی حلقوں کی شخصیات اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد امجد اسلام امجد کا جسد خاکی تدفین کے لیے میانی صاحب قبرستان لایا گیا۔ تدفین کے وقت بھی امجد اسلام امجد کے چاہنے والے بڑی تعداد میں موجود تھے۔ معروف شاعر، ادیب اور ڈرامہ نویس امجد اسلام امجد جمعے کے روز 78 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے کے سبب انتقال کر گئے تھے، جس سے قبل انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کی سعادت حاصل کی تھی۔ امجد اسلام امجد نے وفات سے 5 دن پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کی سعادت حاصل کی تھی اور مسجد نبوی شریف میں اپنا کلام بھی پیش کیا تھا۔ مرحوم کی یادگار ویڈیو مدینہ منورہ کے سابق او پی ڈی مینیجر ڈاکٹر خالد عباس نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے شیئر کی، جو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ معروف شاعر، ادیب اور ڈرامہ نویس امجد اسلام امجد جمعے کے روز 78 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے کے سبب انتقال کر گئے تھے، جس سے قبل انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ امجد اسلام امجد نے وفات سے 5 دن پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کی سعادت حاصل کی تھی اور مسجد نبوی میں اپنا کلام بھی پیش کیا تھا۔
مرحوم کی یادگار ویڈیو مدینہ منورہ کے سابق او پی ڈی مینیجر ڈاکٹر خالد عباس نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے شیئر کی، جو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ خبر کو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ڈیرہ غازی خان میں کار اور ٹرالر کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں کار میں سوار 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ ڈی جی خان انڈس ہائی وے پر پیش آیا، جبکہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے تمام افراد ایک ہی خاندان سے تھے۔ ان کا تعلق دری ڈولے والے سے تھا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ حادثے کے بعد ٹرالر ڈرائیور فرار ہو گیا ہے، جبکہ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ ڈیرہ غازی خان میں کار اور ٹرالر کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں کار میں سوار 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ ڈی جی خان انڈس ہائی وے پر پیش آیا، جبکہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے تمام افراد ایک ہی خاندان سے تھے اور ان کا تعلق دری ڈھولے والے سے تھا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ حادثے کے بعد ٹرالر ڈرائیور فرار ہو گیا ہے، جبکہ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں، ڈیرہ غازی خان میں کار اور ٹرالر کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں کار میں سوار 5 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ ڈی جی خان انڈس ہائی وے پر پیش آیا، جبکہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے تمام افراد ایک ہی خاندان سے تھے اور ان کا تعلق دری ڈھولے والے سے تھا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ حادثے کے بعد ٹرالر ڈرائیور فرار ہو گیا ہے، جبکہ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ موٹر وے پولیس 2022-23 میں دھند میں زیرو ایکسیڈنٹ پالیسی کا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور بر وقت رسپانس سے حادثات پر قابو پایا گیا اور مسافروں کی جانب سے محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے باعث ہدف حاصل کرنے میں کامیابی ملی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موٹر ویز پر شدید دھند میں گزشتہ 12 برسوں میں 23 حادثات ہوئے، جن میں سے 9 حادثات پچھلے 2 سالوں میں رونما ہوئے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ موٹر وے پولیس 2022-23 میں دھند میں زیرو ایکسیڈنٹ پالیسی کا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور بر وقت رسپانس سے حادثات پر قابو پایا گیا اور مسافروں کی جانب سے محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے باعث بھی ہدف حاصل کرنے میں کامیابی ملی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موٹر ویز پر شدید دھند میں گزشتہ 12 برسوں میں 23 حادثات ہوئے، جن میں سے 9 حادثات پچھلے 2 سالوں میں رونما ہوئے ہیں۔ محکمہ خوراک پنجاب اور فلور ملز کے درمیان تنازع برقرار۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق لاہور کی دکانوں سے آٹا غائب اور قلت بڑھ گئی ہے۔ سرکاری 10 کلو آٹے کا سستا تھیلا بھی دستیاب نہیں ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملوں نے کمرشل 15 کلو آٹے کی سپلائی بھی کم کر دی ہے۔ مارکیٹ ذرائع نے کہا ہے کہ ملز مالکان نے پیر سے پنجاب میں ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ ہڑتال سے آٹے کی صورتحال مزید ابتر ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ محکمہ خوراک پنجاب اور فلور ملز کے درمیان تنازع برقرار ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق لاہور کی دکانوں سے آٹا غائب اور قلت بڑھ گئی ہے۔ سرکاری 10 کلو آٹے کا سستا تھیلا بھی دستیاب نہیں ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملوں نے کمرشل 15 کلو آٹے کی سپلائی بھی کم کر دی ہے۔ مارکیٹ ذرائع نے کہا ہے کہ مل مالکان نے پیر سے پنجاب میں ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ ہڑتال سے آٹے کی صورتحال مزید ابتر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب کچھ بات کریں کرونا وائرس کی۔ قومی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 4784 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 30 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کرونا ٹیسٹ کی شرح 0.63% رہی۔ کرونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 8 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ قومی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 4784 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 30 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کرونا ٹیسٹ کی شرح 0.63% رہی۔ کرونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 8 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ سخی سرور گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کی دیوار کے ساتھ گندگی کے انبار، اسکول پر لگی خاردار تاریں بھی
टूट फूट का शिकार हैं। स्कूल में ज़ेरे तालीम बच्चे खौफ हरास में और ताफुन ज़दा माहौल में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इस पर मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ शेख ज़रीफ नवाज से। जी शेख साहब बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलमा चौक सेक्टर सरवर गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल सेक्टर सरवर के साथ, जहाँ पर जो स्कूल की दीवार है इसके साथ गंदगी के अंबार लग गए हैं और स्कूल की दीवार के ऊपर जो हिफाजती खारदार तारें लगी हुई हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। जो गंदगी है वो एक दीवार के साथ एक स्टेप से बन गई है, जिसकी वजह से कोई भी बंदा स्कूल में दाखिल हो सकता है और गंदगी की वजह से जो ताफुन फैल रहा है इसकी वजह से स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है और बच्चे इस खारदार तारों के टूट फूट की वजह से खौफ और हरास में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों, उनके वालिदैन और दीगर कसीर तादाद में शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है, एक तो यहाँ जो गंदगी लगी है इसकी सफाई कराई जाए और दूसरा स्कूल के ऊपर जो हिफाजती खारदार तारें लगी हुई हैं। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को पिछले 2 माह से नहरी पानी न मिलने के बायस झड्डू शहर में शहरियों को पानी की किल्लत का सामना है। शहरी रोजाना के इस्तेमाल के लिए शहर के बाहर मौजूद नलकों से पानी भरकर लाने पर मजबूर हैं। इस वक्त झड्डू से हमारे नुमाइंदे निसार रजा आराई हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मजीद उनसे जानते हैं। जी निसार, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, हम इस पर मौजूद हैं झुड्डो वाटर सप्लाई तालाब के पास। आप मेरे अकब में देख सकते हैं जो आपको पीछे तालाब नजर आ रहा है, यह बिल्कुल खुश हो चुका है। इसके जो नीचे वाली मिट्टी आपको नजर आ रही है, पिछले 1.5 महीने से वाटर सप्लाई को नहरी पानी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से झुड्डो शहर में इस टाइम पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। इसी हवाले से जो यहाँ के इंतजामिया है, इंचार्ज है, हम उनसे बात करेंगे तो उनका क्या कहना है। बात यह है कि बंदियों के टाइम से जो भी बंदी थी 1 महीने की गुजरी है, वो अभी पानी का आने के बावजूद भी वो बंदियाँ हमारी तो चल रही हैं। क्यों कि पानी इतना जमड़ाऊ में रहा है कि जो वाटर में नहीं चढ़ता। अगर उधर कुछ पानी पूरा हो, गेज पूरा हो तो शहर में तालाब में आए। बंदियों में लोगों को पता नहीं पड़ा कि बंदी थी या नहीं थी। अभी बंदी खत्म होने के बाद जो है वाराबंदी जो सालाना होती है, उसके बाद अभी पानी आने के बाद लोग कह रहे हैं कि वाराबंदी जब थी जब तो आपने पानी दिया और अब आप पानी क्यों नहीं दे रहे हैं। तो अब पानी नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ। मेरे तालाब जो है सारे खाली खुश्क हुए पड़े, जमड़ा हुआ जो वारा है वहाँ ले पानी आएगा तो पानी मिलेगा। तो पानी नहीं है मेरे पास सिस्टम। लोग तो अपनी जगह पे बजाय सही है कि भी जमड़ाऊ चल रहा है, जमड़ाऊ चल रहा तो है, जमड़ाऊ में जो गेज हिसाब है जितना पानी आना चाहिए उतना नहीं है, जो पानी हमारे को नहीं मिल रहा है। क्योंकि पानी गेज पूरा होएगा तो हमारी तरफ आएगा ना। अभी तक आप भी देख लो ये सारे तालाब खाली पड़े लोग। जी जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना था कि हम इरिगेशन डिपार्टमेंट से पुरजोर अपील करते हैं कि जमड़ऊ कनाल में पानी का गेज बढ़ाया जाए ताकि हमारे जो तालाब है उसमें पानी डल चुके और झुड्डो शहर में पानी की किल्लत। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भावलपुर इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली के हवाले से इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल इमरजेंसी में किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और वाफर मिकदार में मेडिसन मौजूद हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि भावलपुर इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली के हवाले से इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल इमरजेंसी में किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और वाफर मिकदार में मेडिसन मौजूद हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान, प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सूफिया फारूक के साथ उनके दफ्तर में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सूफिया फारूक साहब के साथ। उनसे पूछते हैं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली पे इमरजेंसी में क्या इंतजाम किए गए। ये भावलपुर का बहुत बड़ा इवेंट है जो एक इंटरनेशनल लेवल पे कवर किया जा रहा है और चोलिस्तान जीप रैली के लिए हमने पूरा एक कंटिजेंसी प्लान तैयार किया हुआ है। हमारे 24 आवर्स टीम जो हैं वो अवेलेबल हैं फॉर एनी काइंड ऑफ सर्विसेज दैट गॉड फॉरबिड में बी रिक्वायर्ड और एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी के लिए हम इस वक्त तैयार हैं। हमारी टीम्स प्रिपेयर्ड हैं, हमारे MS साहिबान, हमारे AMS साहिबान, दे आर ऑल प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर हैंडलिंग एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। और गॉड फॉरबिड किसी पर्सनल का वहाँ पे कोई भी खुदा न खास्ता हादसा होता है या उनको कोई मसला दरपेश होता है तो हॉस्पिटल उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फुली तैयार।
सियालकोट हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिले भर में जल्जले से मुतासरा तुर्किया और शाम के मुतासरीन के लिए योम दुआ मनाया गया है। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान ने डीसी कॉम्प्लेक्स में जामे मस्जिद इकबाल में नमाज जुम्मा अदा करने के बाद दुआ में शिरकत की। मुख्तलिफ कॉलेजेस, स्कूलों में उस्ताद इकराम, तलबा और तालिबात, दफातर में भी अफसरान और अमले ने उन दुआया तकरीबात में शिरकत की। मजीद जानते हैं मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट। सियालकोट मस्जिद इकबाल में नमाज के बाद तुर्किया शाम में कुदरती आफत से शहीद होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत, जख्मियों के शिफा और लापता अफराद की बखरियत बाज़ाबी की दुआ की गई। जो शख्स तुझे ज्यादा महबूब है उसके सदके हम दुआ करते हैं। अल्लाह शुहदा को सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह के सदके हमारे भी सगीरा कबीरा गुनाह को माफ फरमा। क़यामत के दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफा से बहरमंद फरमा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक से आबे को नसीब फरमा। नवाबुल हम्द के जन्नत के आगे बढ़े और आपको बताएं कि फिरोजावाला के इलाके में वापडा की टीम पर मुसल्लह अफराद का हमला। असिस्टेंट लाइनमैन सुलेमान हमीद गोली लगने से जख्मी हो गया। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तमाम वाकया है, क्या तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये फिरोजवाला का इलाका है जहां पर वापडा की टीम जब रिकवरी के लिए पहुंची तो अमूमन जो देखा जाता है कि वापडा की टीम दिन रात जो है वो बिजली चोरी के लिए भी जो है वो इलाका में गश्त करती है, तो वहीं पर रिकवरी इकट्ठी करने के लिए भी कुछ जो है वो वापडा के जवान गलियों में जो है वो जाते हैं और बाकायदा तौर पर घरों के दरवाजे भी खटखटाए जाते हैं और उनसे बिल भी वसूल किया जाता है। तो वहीं पर आज इसी तरह का एक वाकया सामने आया कि वापडा की टीम पर जो है वो मुसल्लह अफराद ने जो है वो हमला कर दिया। असिस्टेंट लाइनमैन की बात की जाए तो सलमान हमीद अपने साथी के साथ जो है वो गया था इलाका के अंदर। वहां पर कुछ खुबाश नौजवानों ने जो है वो वहां पर फायरिंग की और उसकी टांग पर फायर मार दिया, जिसका मुकदमा तो ताहाल पुलिस ने दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाएगी, क्योंकि फिरोजवाला की पुलिस जो है वो खासकर देखा जाए तो छोटा जिला है, वहां पर कोई भी किसी की सुनवाई नहीं होती, जिस पर सलमान की जानिब से जो है वो मुकदमा तो दर्ज करवा लिया गया है, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से मुकदमा दर्ज हुआ है। कभी एसएचओ से कहा जाता था कि मुहर्रर को मिले और मुहर्रर कहता था डीएसपी से जाकर बात करें और डीएसपी साहब कहते थे कि एसएचओ के पास जाएं, और यहाँ पर बड़ा दकम दकील करके जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है और किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ना कोई टीम तश्कील दी गई है और ना ही कोई ऐसा जो है वो डाटा हासिल किया गया कि मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए, जिस पर मैं बताता चलूं कि तकरीबन 4 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजमान में जो है वो अब मलिक उस्मान है, अरफान है, मोहम्मद यूनुस है और 3 कस जो है वो नामालूम भी से एफआईआर में रखे गए हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से एफआईआर का भी कोई इस तरह का फायदा नहीं होता कि अगर आप मजरूब को इंसाफ नहीं दिलवा सकते तो उस एफआईआर का क्या फायदा, जिस पर मजरूब ने चीख से चलाते हुए कहा था मेरे मुलजमान इस वक्त घर पे और उनके पास असला भी मौजूद है, लेकिन फिरोजवाला एसएचओ की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जब मेरी बात डीपीओ शेखुपुरा से हुई तो उनका कहना था कि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अगर देखा जाए तो जिस तरह से कोहे नूर न्यूज की स्क्रीन पर यह खबर चली तो फौरी तौर पर इसका पहले मुकदमा दर्ज किया गया। अभी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो टीम तश्कील दी जा रही है, लेकिन रात से कोई भी ऐसा वाकया जो है वो सामने नहीं आया था कि पुलिस की जानिब से मुद्दई मुकदमा को कहा हो कि हमें घर दिखाएं, लेकिन जब डीपीओ शेखुपुरा के नोटिस में ये बात आई तो फौरी तौर पर एसएचओ भी जो है वो अपनी जो है वो चारपाई से नीचे आ गए और आके वर्दी पहनकर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक हो गए। लेकिन जब मेरी बात हुई थी मजरूब से जो वापडा मुलाजिम था, उनका यही कहना था कि पुलिस उनके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही। अगर मीडिया पर यह खबर चाहे ना होती, इस पर ना चलती तो शायद मेरा मुकदमा भी ये जो खा पी जाते। ताहाल मुकदमा तो 324 में दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। जिस तरह से वापडा के मुलाजमीन जो है वो शहरियों के लिए सहूलियात पैदा करते हैं तो जिस पर लाइट उनको दी जाती है, तो वहां पर कुछ शहरी भी इस तरह के हैं, जिस तरह के मैंने बताया कि फिरोजवाला के इलाका में गाँव के अंदर ये लोग रिकवरी के लिए गए थे और वहां पर पहले इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर उसकी टांग पर फायर मार दिया। ये खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है और ये पुलिस को चैलेंज करने वाली बात है। किसी भी इलाका में अगर देखा जाए कोई गुंडा बदमाश असला के जोर पर किसी को डराता है, धमकाता है, तो ये जो पुलिस है होती है, जो मुतलका पुलिस होती है, ये सीधा सीधा उसको टारगेट किया जाता है, क्योंकि पुलिस शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए तैनात की जाती है। लेकिन खून बहने के बावजूद भी 2 घंटे जो है वो लाइनमैन जो था सलमान वो थाना फिरोजवाला में
روتا رہا, چیختا رہا, چلاتا رہا, لیکن پولیس نے اس کی ایک نہ سنی. لیکن ابھی بھی ملزم جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں اپنے علاقہ میں, لیکن پولیس ان کو گرفتار نہیں کر رہی. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے اور ہماری آواز کو جو ہے وہ ڈی پی او شیخو پورہ کے کانوں تک لایا. وسیم صابر, آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا, آپ کا بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.